कबीर जिंदा रख जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख जमीर जिंदा रख, अगर सुल्तान भी बन जाओ तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, ज़िंदगी की तरकस में हौसलों की वह कोशिश की वह तीर जिंदा रख, अगर हार भी जाओ ज़िंदगी में तो फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज। तो देखो आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, देख क्लास 10 तो लिखे भी नहीं क्या। चलो क्लास 10 का आज हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास हम देखेंगे इसके बारे में। इसमें यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे कैसे हुआ, उसका उदय कैसे हुआ है ना, उसका उसका विकास कैसे हुआ, सारा चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरोप। यूरोप आखिर है क्या? तो देखो याद रखना, हमारे जो विश्व में टोटल महाद्वीप कितना है, कोई बताएगा? हाँ गुड। महाद्वीप की संख्या कितना है? 7 है। कौन कौन महाद्वीप है? सबसे पहले हमारा आता है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका, ठीक है ना, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप हो गया। फिर उत्तरी अमेरिका, कौन सा? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद कौन सा आता है? अंटार्कटिका आता है। फिर हमारा 6 नंबर में आता है यूरोप, और 7 नंबर लास्ट में आता है हमारा एशिया, सॉरी एशिया बोल रहे हैं, क्या नाम उसका? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। लेकिन हमको किसके बारे में पढ़ना है? यूरोप के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो हम यूरोप को देखेंगे, ठीक है। यूरोप में कितना देश आता है? यूरोप में बहुत सा देश आता है, जैसे हमारा जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, रूस हो गया, इटली हो गया। ये सब क्या है? ये सब जर्मनी यूरोप के अंतर्गत आता है। अगर किसी भी, मान के चलो कोई भी देश के बारे में बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि यूरोप के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? यूरोप के बारे में बता रहे हैं। अब ध्यान से समझना है। देख, तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे राष्ट्रवाद को। किसको समझेंगे? राष्ट्रवाद को। देखो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो हिस्ट्री है, साइंस नहीं है कि आपको हम समझाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा, बस कहानी है। तो आप लोग को शांति से सुनना है, ठीक है। बताइए राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है देश। क्या होता है? देश होता है। जैसे तो हमारा भारत देश है, तो हमारा भारत देश है, तो हमारा भारत देश के प्रति अपना प्रेम है कि नहीं है? प्रेम है, स्नेह है, लगाव है, प्रेम की भावना है ना रे। तो राष्ट्रवाद कहेगा कि राष्ट्रवाद का क्या परिभाषा है, या फिर इसको राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद में सिंपली समझना है आपको कि जहां प्रेम की भावना हो। किसकी भावना हो? प्रेम की भावना हो, स्नेह की भावना हो। किसकी भावना हो? प्रेम की भावना हो, स्नेह की भावना हो, लगाव का भावना हो। किसका भावना हो? लगाव का भावना हो, और साथ में किसका भावना हो? गर्व की भावना हो, है ना। ये सब क्या है? अगर ऐसा हमारा भावना आता तो हम बोले कि हम वो राष्ट्रवाद का परिभाषा आ जाए। किसका आ जाएगा? तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के प्रति, किसी भी देश के प्रति प्रेम की भावना हो, स्नेह की भावना हो, लगाव की भावना हो, राष्ट्र की भावना हो, सॉरी गर्व की भावना हो। ये सब जो भावना दिखा रहा है क्या कहलाता है? यही हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है ना। ध्यान समझना है। तो राष्ट्रवाद आपको समझ में आ गया। जैसे मान के चलो कि देखो हमारा भारत देश है ना जी, तो हमारे भारत देश के प्रति हमारा लगाव है। अगर मान के चलिए कि चाइना वाले हो गए, दूसरा देश चाइना वाला है, पाकिस्तान आए दिन हमेशा भारत से लड़ाई होते रहता है, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो कि कोई भारत को पाकिस्तान वाला या चाइना वाला कुछ बोलता है तो हम लोग सह लेंगे? नहीं ना सहेंगे। तो कुछ भी बोलता है तो हम लोग एक्टिव हो जाते हैं कि आज पाकिस्तान वाला को दिखाई देंगे, चाइना वाला को मार के तुम पूछ देंगे, ठीक है ना। तो उसको पता इस क्या दिखा रहा है? राष्ट्रवाद के प्रति हमारे पास प्रेम है, उस देश के प्रति हमारा प्रेम है, हमारा स्नेह है, हमारा वैसा गर्व है, लगाव है, इसलिए हमारे पास राष्ट्रवाद की भावना है। कैसा भावना है? राष्ट्रवाद की भावना है। अब यहाँ ध्यान से समझना है। राष्ट्रवाद तो आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे हम बताएंगे किसके बारे में, कि जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का परिभाषा सबसे पहले किसने दिया? तो एक थे हमारे कौन? अर्नस्ट रेनन। कौन थे? अर्नस्ट रेनन, है ना। अर्नस्ट, क्या नाम था इनका? ना पूरा नाम होगा अर्नस्ट रेनन। अर्नस्ट रेनन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया। तो आपसे पूछा कि बताइए कि राष्ट्रवाद का परिभाषा किसने दिया? क्या बोलिएगा? अर्नस्ट रेनन। इसके बाद एक और आते हैं, उनका नाम था फ्रेडरिक सॉरियो। क्या नाम था? फ्रेडरिक
सॉरियो, क्या नाम था रे, बोलना है आप लोग को, ठीक है ना, फ्रेडरिक सॉरियो। ये क्या किया, ये भी जो है राष्ट्रवाद में अपना योगदान दिया, सहायता दिया। कैसे कैसे दिया, तो ये दो तरीके से दिए थे, देखो ध्यान से। जो सॉरियो थे उन्होंने कैसे दिया, तो उन्होंने चित्र के माध्यम से, किसके माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, मतलब चित्र बना बना करके ना, जैसे कि देखो हमारा भारत देश है ना, तो हमारे भारत देश का भारत माता का एक फोटो अपना है कि नहीं है रे, बाग पे बैठे हुए हैं, तिरंगा झंडा हाथ में लिए हैं, तो हम लोग जब उनको देखते हैं तो देखने पे गर्व का भावना आता कि नहीं आता है, ये हमारा भारत माता का चित्र है। उसी प्रकार से फ्रेडरिक सॉरियो जो था, कहाँ, यूरोप में चित्र के सहायता से, उन्होंने चित्र के सहायता से कुछ चित्र बनाया, जिसे देख के लोगों को क्या लगे कि हमारा देश के बारे में, किसके बारे में, यूरोप के बारे में बता रहा ना, तो गर्व का भावना जागे। उसके बाद क्या किया, इन्होंने एक झंडा दिया, क्या दिया, झंडा। हम लोग का झंडा है कि नहीं है, हाँ, तो हम लोग का झंडा है, तो इन्होंने झंडा दिया कि झंडा के माध्यम से भी लोग, जैसे देख हम लोग मान के चलते हैं, तिरंगा झंडा को देखते हैं, तो कहीं भी देखते हैं तो झंडा, तिरंगा झंडा देख करके एकदम गर्व के जैसा लगता है कि लगता है हमारा भारत देश का झंडा है। तो इन्होंने भी क्या किया, अपने देश के लिए क्या किया, एक झंडा दिया। और इस तरीके से फ्रेडरिक सॉरियो जो भी थे, उन्होंने राष्ट्रवाद में अपना योगदान दिया और सहायता किया। अब ध्यान से समझना है, अब इतना होने के बाद ये जो हमारा यूरोप था, यहाँ पर पहले किसका राज था, तो पहले राजा लोग का राज होता था, जिसको बोलते थे राजतंत्र। क्या बोलते थे, राजतंत्र। तो अब एक यहाँ पर क्रांति होगा, क्या होगा, अब देख क्रांति होगा 1789 का फ्रांस क्रांति। आप लोग 9th में पढ़े थे, याद होगा, 1789 की, हाँ, 1789 की फ्रांस क्रांति। कौन सा क्रांति, 1789 में क्रांति होगा। अभी क्रांति में ध्यान से देखो, तो जब फ्रांस का क्रांति हो रहा था 1789 में, तो आपको याद होगा कौन सा राजा वहाँ पे था उस समय, कौन सा गद्दी पर राजा बैठा हुआ था, लुई 16वां बैठा हुआ था। बहुत अच्छा, तो लुई 16वां के पहले भी तो कोई राजा होगा, तो लुई 16वां का पहले लुई 15वां आया होगा, उसके पहले कौन 14वां आया होगा, तो उसके पहले एक राजा था लुई 14वां, कौन था, फ्रांस की क्रांति होता है और यहीं पर एक राजा आता है, कौन, लुई 14। कैसे लिखा है, ऐसे लिखाएगा ना, रोमन अंक है, ध्यान में ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ये वाला नहीं लिख रहे हैं, ये भी 14 है लेकिन ये रोमन अंक है। तो लुई 14वां आता है, कौन आता है, लुई 14वां आता है, कहाँ, अब यूरोप में। चूंकि देख इस 1789 की जो फ्रांस क्रांति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ हुआ था, अगर देखें तो कहाँ, यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, यूरोप में भी पढ़ रहे हैं, तो कौन सा देश में पढ़ रहे हैं, कौन सा देश में क्रांति हुआ होगा, तो फ्रांस में हुआ होगा। तो फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रांस के बारे में, यानी कि फ्रांस में क्या होगा, ये क्रांति होगा, ठीक है ना। और फ्रांस में याद रखिएगा, फ्रांस में इस क्रांति से पहले जो शासन था कैसा था, राजतंत्र था। कैसा तंत्र था, राजतंत्र, समझता है तुम लोग, हाँ, राजतंत्र का मतलब वहाँ राजा का बात चलेगा, किसी जनता का बात नहीं चलेगा, राजा का जो मन में आएगा वही काम करेगा, ठीक है ना। राजा महाराजा का बात चलता था और बड़े बड़े अमीरों लोगों को जो है ना ये लोग बढ़ावा देता था, ठीक है। तो राजतंत्र का मतलब राजतंत्र, जैसे हमारा भारत देश है, ये राजतंत्र थोड़ा है, यहाँ पे जनता लोग वोट करता है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पर कोई वोट नहीं देता था, राजा जो कह दिया वही हो जाएगा, यानी कि उसी का बात, उसी का कानून, हर चीज़। तो राजतंत्र था, कैसा था, हम किसके बारे में बोल रहे थे, लुई 14वां के बारे में बोल रहे थे ना। तो यहीं पर एक था कौन, लुई 14वां। 21 वंश का शासक था, याद है आप लोग को, बता, बुर्बो वंश का था। किस वंश का था, बुर्बो वंश का था। और ये कैसा राजा था, लुई 16वां कैसा राजा था, लुई 16वां निरंकुश राजा था। कैसा राजा था, हाँ, निरंकुश, समझते हैं आप लोग। निरंकुश का मतलब होता है ना कि वैसा राजा जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो। जैसे मान के चलो कि हमारे देश में, भारत में प्रधानमंत्री, यहाँ तो कोई राजा है नहीं, अब प्रधानमंत्री का हर 5 साल पे चुनाव होता है, यानी कि 5 साल के बाद प्रधानमंत्री चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये राजा है ना, इसका कुछ चुनाव होगा नहीं होगा, ये मरेगा तो इसका फिर बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, बात समझ में आ रहा है। तो यही तो ये किसका था, राजतंत्र का लक्षण ही सब है। अब हम बता रहे हैं कि लुई 16वां कैसा था, तो निरंकुश था। कैसा था, निरंकुश का मतलब बता ही दिया, एकदम बदमाश रहेगा, खच्चर रहेगा, है ना, कमीना दास जैस टाइप का रहेगा ये, ठीक है। ये क्या करता है, ये जनता को बहुत परेशान करता है। और इसका एक अपना कथन था, क्या था, ये कहता था ना कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। इसका क्या कथन था, इसका कथन था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। क्या है, कानून है। ऐसा ई कौन बोलते थे,
लुई 14वां बोले थे, है ना। ये बड़ा खराब किस्म का इंसान था। जैसे तुम लोग मूवी नहीं देखा, बाहुबली मूवी आया था, ओकरा में जो एक औरत रहती है बोलती नहीं है कि मैं माहिष्मती ऐसे करके कि मैं ही राज्य हूँ और जो हम बोलेंगे वही मेरा कानून रहेगा, मतलब मेरे बात को कोई काट नहीं सकता है। तो वही हाल ही अपने लिए था। कौन? लुई 14वां, कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, मतलब जो हम बोल दिए उस पर कुछ मतलब माइनस नहीं होगा। जो कह दिए कि इसको फांसी दो, इसको फांसी पड़ेगा। बात समझ में आ गया? चल, अब ये लुई 16वां के बाद तो आए, लुई 14वां के बाद तो कोई आएगा। तो लुई 14वां के बाद आता है कौन? लुई 16वां। कब? जब 1789 की क्रांति होती है, ठीक है ना। तो लुई 14वां के बाद आता है लुई 16वां। कौन आता है? लुई 16वां। 16वां लिखाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, लुई 16वां। और ये भी कैसा राजा था? ये भी वैसे ना था, खचड़े था, निरंकुश था। अब ये जब गद्दी पर बैठा रहता है, तो गद्दी पर जब बैठा रहता है तो वहाँ का जो फ्रांस, कहाँ का जो फ्रांस का जनता होता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग जो है इससे बहुत परेशान हो जाता है, ठीक है ना। इतना ना ज़्यादा ये लोग टैक्स और बहुत सा काम करता है उल्टा पुल्टा, जिससे जो वहाँ का फ्रांस का जनता है वो बेचारा इससे क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। और परेशान होकर के अंत में क्या करता है, वो लोग चिढ़ जाता है। और चिढ़ने के बाद क्या करता है, जनता में आक्रोश आता है। और आक्रोश के फलस्वरूप क्या होता है कि एक क्रांति हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रांति। कौन सा क्रांति? 1789 की फ्रांस क्रांति के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है ना। अब वो क्रांति में क्या करेगा, क्रांति में जनता क्या करेगा ना कि लुई 16वां को पटक पटक के मारेगा, ठीक है ना। इसको पकड़ेगा, पकड़ के खूब मारेगा, गद्दी से खींच के निकाल देगा, ठीक है। गद्दी से इसको हटा देगा और हटा करके 1700 इसको क्या करेगा, लाएगा उतार करके, और सारा जनता मिल करके क्या करेगा, इसको फांसी पर लटका देगा। किस पर लटका देगा? फांसी पर लटका देगा। इसका राम राम सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब फांसी पर लटकाने के बाद क्या हो गया, तो बताओ, पूछेगा आपसे कि 1789 में पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ, तो क्या बताइएगा? हाँ, 1789 में हो गया। बोले है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था। बता दीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। चल, आप देखेंगे यहाँ से। तो अब क्या बोले हम कि यूरोप वाला जो यहाँ का फ्रांस का जो जनता था, वो लुई 16वां को गद्दी से हटा दिया। और गद्दी से हटाने के बाद क्या किया, उसको फांसी पे चढ़ा दिया, ठीक है ना। अब जब यहाँ से राजा तो मर गया, राजा मर गया ना रे, तो राजा मर गया, तब किसके हाथ में वहाँ का शासन आएगा? जनता के हाथ में आएगा। तो जनता लोग वहाँ क्या करेगा कि जनता लोग सब मिल करके अपना एक प्रतिनिधि चुनेगा, ठीक है ना। प्रतिनिधि समझता है, जैसे हम लोग प्रधानमंत्री को चुन के भेजे कि नहीं भेजे, उसी प्रकार से किसी को चुनेगा और उसके माध्यम से संविधान लाएगा। क्या लाएगा? संविधान लाएगा। फ्रांस में कुछ जैसे हम लोग का संविधान है ना, नहीं है संविधान कि हम लोग सब स्वतंत्र हैं, हर 5 साल पे वोट होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है ना। और हम लोग को वोट डालने का अधिकार है, सबको समान अधिकार दिया गया है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, जो है सब बराबर है। अपना संविधान है, हमारा भारत का संविधान है। तो यहाँ पे भी फ्रांस में जनता क्या करेगा, अपना एक संविधान लाएगा। क्या लाएगा? संविधान लाएगा। और चलो देखेंगे कि संविधान के अंतर्गत ये लोग क्या क्या बनाता है। रानी तो डिंग डांग कर नहीं रही थी, तो मर ही गई। उतना लंबा कहानी सुनाएंगे तो खत्म होगा, समझ रहा है, खत्म ना करना है इसको। वो तो कहानी तो उसमें बहुत बड़ी बनी है, लेकिन जो मेन है, जहाँ जहाँ से आपको जरूरत हो उसको छाँट के बता देंगे, ठीक है ना। तो लुई तो खत्म हो गया। उसके बाद क्या होगा, जब फ्रांस से फिर जनता का शासन आता है। किसका शासन आता है? जनता का। वो लोग क्या करता है, अपना एक संविधान बनाता है। क्या बनाएगा? संविधान बनाएगा। और संविधान में क्या क्या बनाएगा, ध्यान से सुनना। क्रांति खत्म हो गया, तो क्रांति खत्म होगा तो कुछ तो प्रभाव होगा ना। तो उसका प्रभाव में क्या बन रहा है, संविधान बन रहा है। सबसे पहला संविधान में उसको क्या नियम बनाएगा कि सबको समान अधिकार में बांटेगा। किस अधिकार में बांटेगा? हाँ, सबको, जितना जनता है ना, बोलेगा कि यहाँ पर कोई अमीर या गरीब कुछ नहीं, जितना है सब क्या है, समान है। हाँ, समान है, सब क्या हो जाएगा, समान अधिकार। हाँ, सब बराबर, ठीक है ना। उसके बाद एक नारा देगा एकता की भावना दिखाने के लिए। फ्रांस में एकता की भावना को दिखाने के लिए एक नारा देगा, जिससे बोलेगा ना कि फ्रांस हमारा पितृभूमि का देश है। कैसा देश है? पितृभूमि। क्या बोलेगा इसको? बोलेगा कि पितृभूमि है और हम यहाँ के नागरिक हैं। हम यहाँ के नागरिक हैं, मतलब नागरिकता, ठीक है ना। नागरिक माने नागरिकता। नागरिक है तो नागरिकता होगा कि नहीं होगा। जैसे देख, हम लोग हमारा भारत देश मातृभूमि का देश है कि नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये लोग बोला कि नहीं, एकता की भावना दिखाने के लिए कि पितृभूमि का देश है हमारा। कैसा देश है? फ्रांस पितृभूमि का देश है, यानी कि इसका मतलब ये लोग बोलता होगा कि फ्रांस पिता की जय, यही ना बोलता होगा। हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, तो ये लोग बोलता होगा फ्रांस पिता की जय। तो वही बोला, और साथ में बोला कि हम लोग यहाँ के नागरिक हैं। क्या है? फिर क्या किया, और तीसरा नियम क्या लगाया,
तीसरा बोला इसने यहाँ पे क्या अपना एक झंडा दिया, क्या दिया, झंडा, और झंडा का नाम क्या दिया, तिरंगा। हम लोग का भी तो तिरंगे नाम ना है, तो फ्रांस ने भी एक झंडा दिया। जैसे झंडा क्यों दिया, हम लोग अपना झंडा को देखते हैं तो गर्व की भावना आता है ना, लगता है कि हमारे भारत देश का झंडा है, हमारे देश का झंडा है। तो इन लोगों ने भी क्या किया, अपना एक झंडा दिया, ठीक है ना, ताकि झंडा देख के लोगों को अंदर गर्व की भावना जागेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, एक भाषा बनाया। कितना भाषा बनाया, एक भाषा बनाया। उस भाषा का क्या नाम था, क्योंकि फ्रांस में है तो फ्रेंच भाषा। कैसा भाषा, फ्रेंच भाषा। ये क्यों बनाया, क्योंकि पहले जो फ्रांस था ना वो बहुत से टुकड़ा में बांटा हुआ था, बात समझ में आ गया। और वहाँ के लोग हर टाइप का भाषा बोलता था, अलग अलग टाइप के लोग भाषा बोलता था, जिससे लोगों को अपनापन टाइप का नहीं लगता था। तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि एक भाषा बनाया कि जितना सबको एक भाषा में बांध दो, ठीक है, एक भाषा रहेगा यहाँ पर, ताकि सब एक भाषा बोलेगा ना। तो जब एक भाषा बोलेगा तो किसी को नहीं लगेगा कि कोई दूसरा है, वो दूसरा है, सबको लगेगा कि अपने जैसा है। तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा और सब मिलजुल करके रहेगा भी, और इससे हमारे देश का एक होने का भावना भी दिखाएगा। तो उसने किसका क्या लगाया वहाँ पर संविधान में, क्या बनाया, फ्रेंच भाषा दिया। क्या दिया, यानी एक भाषा बनाया। उसके बाद ध्यान से देखना, ये फ्रांस है, क्या है ये, फ्रांस है। तो फ्रांस जैसा हमारा भारत है ना रे, तो ढेर सारे राज्य है कि नहीं है, कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, ये सब है ना, उत्तर प्रदेश सब है ना। तो वहाँ पे भी फ्रांस में ढेर सारा क्या था, राज्य था। तो जैसे मान के चले कि हम पटना से जा रहे हैं कोलकाता, ठीक है, तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। फिर कोलकाता से दिल्ली चल गए तो फिर वहाँ टैक्स देना पड़ेगा। फिर दिल्ली से गोवा चल गए तो वहाँ टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से फ्रांस में भी क्या था कि आप अगर ई राज्य से ई राज्य में आइएगा तो भी टैक्स देना है, यहाँ से यहाँ जाइएगा तभी टैक्स देना है, यहाँ से यहाँ जाइएगा फिर भी टैक्स देना है। तो इस समय बहुत टैक्स हो जाता था, कितना भी टैक्स देगा रे। तो उसने क्या किया कि इस टैक्स को खत्म कर दिया, टैक्स को खत्म कर दिया, यानी कि वहाँ आयात निर्यात पर टैक्स समाप्त कर दिया। क्या किया लास्ट में, आयात निर्यात पर टैक्स, हाँ क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है ना। टैक्स क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अच्छा, आयात निर्यात समझ में आता है आप लोग को? आयात का मतलब खरीदना, आयात का मतलब, और निर्यात का मतलब बेचना। यानी आप कोई सामान अगर किसी देश से खरीद कर ला रहे हो तो क्या हो गया, आयात, और अगर आप बेच रहे हो तो क्या हो गया, निर्यात हो गया। इसी को बोलते हैं आयात निर्यात। तो यहाँ पे बहुत टैक्स लगता था, ये सब राजा लोग लगा के रखे हुआ था पहले से, तो राजतंत्र तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये लोग लाया तो अपना संविधान बनाया अपने हिसाब से, जो हमको फायदा कर सके। तो क्या करे, ये सब खत्म कर दिया। जब इतना हो जाता है, इतना होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक नारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, संविधान बना दिया ना, तो फ्रांस के क्रांति में क्या होगा, एक नारा देगा। तो फ्रांस के क्रांति का एक नारा था, ठीक है ना, समझना है। फ्रांस के क्रांति का नारा, तो फ्रांस के क्रांति का नारा क्या था, तो फ्रांस के क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। क्या था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। स्वतंत्रता का मतलब हम सब स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। समानता का मतलब यहाँ पर कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं, सब क्या है, एक समान है। बंधुता का मतलब हम सब भाई भाई हैं। बात समझ में आ गया, यानी कि सब आज़ाद हैं, सब एक समान है और सब क्या है, भाई भाई है। ये नारा दिया गया कब, फ्रांस के क्रांति का समय। जब फ्रांस का क्रांति हो गया था ना, उसके बाद उस समय यही नारा देवल गया था कि हम सब एक हो जाओ, ठीक है ना। तो ये नारा दे दिया गया। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो फ्रांस के क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा दे दिया और लुई सलामा का कहानी हो गया खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देख, जब चूंकि देख अब फ्रांस तो राजतंत्र से मुक्त हो चुका है, अब वहाँ पे किसका शासन है, जनता का शासन है, ठीक है ना, जनता वहाँ पे शासन कर रहा है। तो फ्रांस अब थोड़ा सा उछलेगा कूदेगा, ठीक है। फ्रांस सोचेगा ना, अब फ्रांस के देखा इसके क्या हुआ कि जो इसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र थे, जैसे फ्रांस है, अब आसपास का जो भी देश था, जो राज था, सब ठीक है ना, वो लोग सोचा कि हमारे के यहाँ भी सब राजा लोग बहुत अतत्ता करके रखे हुए हैं, तो हम लोग भी इसी की तरह क्या करेंगे, आज़ाद होना चाहेंगे, ठीक है ना। तो अब फ्रांस क्या सोचता है कि फ्रांस में जो लोग यहाँ पे क्रांति किए थे, वो लोग सोचता है ना कि क्यों ना अब फ्रांस के आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ पे भी क्रांति कर करके वहाँ भी राजतंत्र को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस प्रकार जो है फ्रांस का जो कुछ लोग क्या करेगा, कुछ लोगों के द्वारा आसपास जा करके क्रांति करेगा। लेकिन इतना करवाने के चक्कर में फ्रांस खुद बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। फ्रांस खुद बर्बाद हो जाता है, कुछ ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था, कुछ ज़्यादा उछलने लगा फिर कि अब हम आज़ाद हो गए ना। तो
तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि फ्रांस फिर से फंस जाता है और फिर से 1799 आते आते फ्रांस में फिर से वही हाल हो जाता है, कौन सा, राजतंत्र, मतलब फिर से राजतंत्र आ जाता है। तो फिर सब जनता परेशान होने लगता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। इसको उतारो, उसको जगह भी नहीं है। हो गया। देखो अभी क्या बता रहे थे, तो 1789 की फ्रांस क्रांति आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जब लुई 16वां को क्या किया था, फांसी पे टांगा था ना रे, इसको कांची लगा दिया था, फांसी, है ना, फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है, फांसी पे चढ़ा दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। और इसको जब फांसी पे चढ़ाया था तो क्यों चढ़ाया था, इसको फांसी पे क्यों चढ़ाया, क्योंकि ये जो था बहुत ही निरंकुश बात था। ये भी कैसा राजा था, ये भी एकदम निरंकुश बात था, है ना, ये भी निरंकुश बात था, यानी कि जनता को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। ठीक ना, जिससे जनता इसे त्रस्त होकर के, ठीक है ना, क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था, तो जनता क्या कर दिया, जनता विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जनता विद्रोह कब किया था, हाँ, और इसी विद्रोह को हम क्या नाम दिए, 1789 की फ्रांस क्रांति, 1789 की, हाँ, फ्रांस क्रांति। समझ में आ गया। चल अब ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या बता रहे थे, अभी बता रहे थे कि जब फ्रांस में राजतंत्र खत्म हो जाता है और फ्रांस में जब क्रांति की लहर दौड़ जाती है, तो इस फ्रांस को देखा, इसकी जो उसके आसपास के जितने भी देश होते हैं, आसपास के जितने भी देश होते हैं, वहाँ पे भी क्रांति का लहर दौड़ता है। और वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम लोग भी क्या हो जाए, राजतंत्र से छुटकारा पा लें, हम लोग भी राजा के चंगुल से, पादरी के चंगुल से आज़ाद हो जाएं। तो उसके लिए वहाँ पे क्या करेगा, फ्रांस के जो आसपास के कुछ जो देश है, वहाँ पे कुछ देश में कुछ लोगों के द्वारा एक क्लब का स्थापना करेगा। ठीक है, उसका नाम होता है जैकोबियन क्लब। कौन सा क्लब, जैकोबियन क्लब का स्थापना करेगा। और स्थापना करने के बाद फ्रांस जो है सब जगह पे कोशिश करेगा, कुछ जगह पे जहाँ पे जो लोग चाहता था आज़ाद होने के लिए, तो वहाँ पे जाएगा आज़ाद करने के लिए, वहाँ पर राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए जाएगा, तो बेचारा खुद बर्बाद हो जाता है। ठीक है, खुद क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो बताते हैं इसको जरा सा, इसे उतार लिया था ना, चल अब देखेंगे क्या होगा। तो अभी हम क्या बोले कि फ्रांस जो है, फ्रांस सोचा कि अब तो जो है यहाँ पे राजतंत्र तो फ्रांस में ख़त्म कर ही दिए हैं। फ्रांस की जनता सोचा, वहाँ के जो क्रांतिकारी थे लोग सोचा कि फ्रांस में तो ख़त्म हो ही गया राजतंत्र, अब हम क्या करेंगे, अब जो आसपास का भी एरिया है हम उसको भी क्या करेंगे, वहाँ पर थोड़ा कब्जा करेंगे। ठीक है ना, और फ्रांस ये सब करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गया। क्या हो गया, बर्बाद हो गया। और फिर से 1799 आते आते, कितना आते आते, 1799 आते आते फिर से जो है फ्रांस में राजा का शासन आ गया। किसका शासन आ गया, राजा का शासन आ गया। तो फिर से वही काम, अब जैसे ही राजा का शासन आया, तो अभी जो हम जितना बताए थे आप लोग को, यहाँ पे मीटर किया ना, जो यहाँ पे जितना संविधान में जो बनाया था, जो संविधान बना था, क्या समानता का अधिकार, किसका अधिकार, समानता का अधिकार था। और क्या था, हाँ, वहाँ पे पितृभूमि दिया, फ्रेंच भाषा दिया, आयात निर्यात शुल्क जो टैक्स था सब खत्म कर दिया था, वो फिर से वापस आ गया। क्योंकि जैसे ही राजा का शासन आया, फिर से क्या हो गया, सब वापस हो गया। और फिर से जो वो लोग अमीर लोगों को, जो पादरी समझता है, जो जैसे मंदिर में पुजारी लोग होते हैं ना रे, जो पूजा पाठ कराते हैं उनको पुजारी बोलते हैं, तो चर्च में जो पूजा पाठ कराते हैं उनको पादरी बोलते हैं। वो लोग बहुत बड़ा अमीर लोग होता था। ठीक है, तो राजा लोग उन लोग को फिर से बढ़ावा देने लगा, तो इससे जनता को फिर से परेशानी होने लगा। तो जनता फिर से तबाह हो रहा था। तो जनता सोच रहा था कि ऐसा कोई तो आ जाए जो हमारे फ्रांस को फिर से इसके चंगुल से बचा सके, अमीरों के, पादरी के, राजाओं के चंगुल से बचा सके। तो उसी समय एक आएगा, कौन, नेपोलियन आएगा। कौन आएगा, इनका पूरा नाम क्या था, नेपोलियन बोना, हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट। देखो ध्यान से सुनो सिर्फ, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट, अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में फ्रांस का जनता सुना था, कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है बहुत ही अच्छा राजा है। कैसा राजा है, अच्छा शासक है। और वो जनता के भाव को समझता है, जनता के दुख दर्द को समझता है, जनता के साथ रहता है, जनता के ज़्यादा परेशान नहीं करता है। वो बहुत अच्छा राजा है। और साथ में जो ये नेपोलियन था ना, वो फ्रांस के बाहर, बात नहीं करो, फ्रांस के बाहर जो है नेपोलियन 40 युद्ध जीता था। कितना युद्ध जीता था, 40 युद्ध। अब समझो 40 युद्ध जीतना कोई आम बात है। इसका मतलब वो शक्तिशाली शासक था। ठीक है,
तो ये फ्रांस की जनता को पता था, और फ्रांस की जनता को ये बात पता था कि नेपोलियन बोनापार्ट आएंगे तो हम लोग को राजा के चुंगल से क्या करेंगे, बचा लेंगे। तो इस प्रकार जो है 1799 में एंट्री होता है फ्रांस में, किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। और नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में जैसे ही फ्रांस में आते हैं तो जो फ्रांस का जनता होता है वो खूब स्वागत करता है, खूब फूल माला से लेकर एकदम स्वागत करता है, खूब भव्य स्वागत करता है। और वहाँ के जो जनता है वो क्या कहता है कि भगवान आ गया। कौन आ गया? क्योंकि वहाँ के जनता बोले तो फ्रांस के जनता को ये पता था कि हमको अगर इस राजा के चंगुल से कोई छुड़ा सकता है तो कौन छुड़ा सकता है, और यही नेपोलियन ही हमको छुड़ा सकता है, इसलिए उसको भगवान सब माना। कैसा माना? और इस प्रकार इस उम्मीद में कि हम लोग भी आज़ाद हो जाएंगे, वो लोग नेपोलियन बोनापार्ट का खुल के साथ दिया। क्या किया? खुल के साथ दिया। तो खुल के साथ दिया तो जनता का समर्थन मिला। अब जनता का समर्थन मिलेगा तो जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में फ्रांस में आएगा तो आते के साथ सबसे पहले क्या करेगा, फिर से राजतंत्र को क्या करेगा, खत्म करेगा। तो आएगा और दो काम करेगा, देख कौन कौन करेगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट आ गया है, फ्रांस में आ गया ना। कब आया? हाँ, 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आता है और सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले राजतंत्र को खत्म करता है। यानी कि जो वहां पर जो राजतंत्र वापस आ गया था ना फिर से, वो राजतंत्र को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना। उसके बाद क्या किया, उसके बाद वो वहां का फिर से खुद क्या करता है, वहां का शासक बन जाता है, खुद वहां का शासक बन जाता है, वहां की गद्दी पे बैठ जाता है। और कब बैठता है? 1804 में। और 1804 में फ्रांस के जनता के लिए कुछ नियम कानून लाता है जो उसके लिए लाभदायक हो, तो वो जो नियम कानून लाया था उसको हम बोले थे संहिता। क्या बोले थे? संहिता। क्या बोले थे उसको? नेपोलियन संहिता। क्या बोले? नेपोलियन, उसको बोला नेपोलियन संहिता, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेपोलियन कोड। क्या बोलते हैं? हाँ, या इसी को बोलेंगे नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड। ठीक है, ये क्या था? ये नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लाया गया कानून था, लाया गया नियम था। ठीक है ना। कहाँ? फ्रांस में। अब हम ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कौन कौन सा नियम कानून लाया गया, वो एक एक को सब समझेंगे। ठीक, तो देखो कि इसके द्वारा कौन कौन सा नियम लाया गया। तो सबसे पहले जैसे ही उन्होंने जो पहला नियम निकाला, वो निकाला कि कानून के समक्ष सब बराबर है। कानून के समक्ष सब बराबर है। तो पहला कहा कि कानून के समक्ष सब क्या है? हाँ, कानून के समक्ष सब बराबर है। ठीक है। उन्होंने कहा है कि ना तो कोई अमीर रहो या कोई गरीब रहो, उससे मतलब नहीं है। कानून के नज़र में सब क्या है? अगर कोई अमीर आदमी गलती कर रहा है उसको सजा मिलेगा, कोई गरीब कर रहा है उसको भी सजा वही मिलेगा जो सबको देना है। तो कानून के समझ सब क्या हो गया? बराबर हो गया। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या किया, दूसरा जो आयात निर्यात पे जो टैक्स जो खत्म हुआ था 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय में, और फिर से राजतंत्र आया तो फिर से लगा दिया। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या कि फिर से उस टैक्स को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो आयात निर्यात शुल्क क्या कर दिया? फिर से समाप्त कर दिया। तो आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया। फिर से क्या कर दिया? शुल्क का मतलब वही टैक्स होता है, टैक्स इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी वर्ड शुल्क हो गया। तो क्या कर दिया? फिर से वो समाप्त कर दिया और फिर से एक भाषा दे दिया। क्या कर दिया? फिर से एक भाषा दे दिया। कौन सा भाषा बताए क्या थे? फ्रेंच भाषा। कौन सा भाषा? हाँ, फ्रेंच भाषा फिर से वहाँ पे लागू कर दिया, सब एक भाषा बोलेगा। उसके बाद क्या क्या एक और अधिकार दिया, क्या एक और कानून बनाया कि संपत्ति का अधिकार। क्या? संपत्ति का अधिकार। मतलब क्या कि तुमको जितना कमाना है जितना कमाओ और कमा करके पैसा रखो। पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा लोग को टैक्स देना पड़ता था ना। अब तो यहाँ टैक्स से छुटकारा मिल रहा है और कह दिया कि आप जितना कमाइए अपना पैसा रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका अधिकार मिला हमको? संपत्ति का अधिकार मिला। और एक और अधिकार वहाँ पर था जो जन्मजात का अधिकार था, जो पहले से चलते आ रहा था, उसको क्या किया उन्होंने? समाप्त कर दिया। तो जन्मजात अधिकार क्या किया? जन्मजात अधिकार समाप्त किया। क्या किया? हाँ, जन्मात समझता है। जन्मजात का मतलब हो गया ना कि मान के चलो कि किसी का बड़ा बेटा है, किसी का बड़ा बेटा था, उसका जितना संपत्ति है वो सब बड़ा बेटा के खाली हो जाता था। समझ में आ गया बात को? तो ये गलत बात है ना, सबका ना बराबर मिलना चाहिए। तो इसको क्या कि जन्मजात जो अधिकार था इसको समाप्त कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना आपके पास है, जो बेटा है, सबको बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, तो इस अधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और साथ में एक और
सबसे अहम जो उन्होंने फैसला लिया था वो था योग्यता के आधार पर नियुक्ति। क्या था? हाँ, योग्यता के आधार पर नियुक्ति। योग्यता के आधार पर नियुक्ति। देखो, योग्यता के आधार पर नियुक्ति का क्या मतलब है? रीना क्या कर रही है? सुनेगी नहीं तो फिर याद कैसे होगा? मैथ का फार्मूला हो रहा है कि बाद में रट लेगी? कहानी ना रहे। तो योग्यता के आधार पर नियुक्ति कहने का मतलब ये हुआ कि पहले क्या था कि राजतंत्र में, जैसे कि मान के चलो कि अगर कोई राजा है तो आने वाले समय में उस गद्दी पे कौन बैठेगा? उसका बेटा बैठेगा, उसी के वंश का कोई आदमी बैठेगा। तो ये योग्यता के आधार पर है ना था। या तो अब वो बकलोल है कि अनपढ़ है कि जाहिल है, कुछ और है, वो राजा का बेटा तो राजा बना देगा, तो अच्छा से संभालेगा गद्दी? नहीं ना संभालेगा, सोचे मन में आएगा जो करेगा। तो वो खत्म कर दिया, कहा कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगा। मतलब जो उसके योग्य होगा उसी को उस पर बैठाया जाएगा। जैसे देखो, हम लोग को एग्जाम देने जाते हैं, योग्यता के आधार पर पास करते हैं ना रे। कहता ना कि इस चीज़ में नौकरी करना हो तो पहले परीक्षा दो, तब मतलब तू अपने योग्यता का टेस्ट दे रहा है, परीक्षा पास करो, उसके बाद तुमको क्या मिलेगा? जॉब मिलेगा। तो वही बोला है कि तुम अगर योग्य हो तो तुमको गद्दी पर बैठाया जाएगा, और अगर योग्य नहीं हो तो जो योग्य रहेगा, चाहे तो वो गरीब रहे चाहे कोई रहे, उसको बैठाएंगे। तो इस बहुत अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम किया कि नहीं किया? तो ये खत्म कर दिया। अब इतना करने के बाद फ्रांस के आदमी को फिर से छुटकारा मिला राजतंत्र से। अब जो है इतना करने के बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट जो नेपोलियन था, इसका महत्वाकांक्षा थोड़ा जागता है। क्या करता है? और सोचता है कि चलो अब फ्रांस में तो कर ही दिए हैं थोड़ा सा, अब जब यहाँ पे इस तरीके से फ्रांस में ये सब हुआ ना, तो फ्रांस के जितना अगल बगल में जो भी देश था, वो लोग भी सोचा कि हम लोग के पास भी ये आए, नेपोलियन आए और हम लोग के भी राजा से आज़ाद करा दें। तो नेपोलियन का महत्वाकांक्षा जागता है और कहाँ निकलता है? फ्रांस से बाहर। कहाँ निकलेगा अभी? अब जाएगा ही फ्रांस के बाहर। ठीक है, तो देखो नेपोलियन बोनापार्ट अब कहाँ जाएगा? फ्रांस के बाहर। और फ्रांस के बाहर कहाँ कहाँ जाएगा? ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो फ्रांस के बाहर जाएगा, इटली जाएगा, जर्मनी जाएगा। कहाँ जाएगा? इटली जाएगा, जर्मनी जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? इटली पहुँचेगा। कहाँ पहुँचा? इटली। हाँ, और दूसरा में कहाँ पहुँचेगा? जर्मनी। हाँ, इटली और जर्मनी पहुँचेगा। तो जब इटली में जाएगा ना, तो इटली में जाते के साथ क्या करेगा? क्योंकि इटली में भी तो पहले वही सब शासन था, तो इटली में भी जाकर के सबको आज़ाद करता है। और उसके बाद वहाँ पे दो राज्य का क्या करता है? स्थापना कर देता है। कौन कौन स्थापना करता है? ध्यान सुनना। एक करता है सेसल पियन गणराज, और एक होता है ट्रांसपीडन गणराज। कैसा गणराज? हाँ, दो गणराज का स्थापना करेगा। कहाँ करेगा? इटली में। कौन सा था? सेसल पीडन गणराज, ठीक है ना। और एक करता है ट्रांसपीडन गणराज। तब पूछेगा कि इटली में सेसल पीडन गणराज और ट्रांसपीडन गणराज का स्थापना किसने किया? नेपोलियन ने किया। ठीक है, फिर बोलेगा कि अब जर्मनी जाएगा। ये तो इटली में कर चुका है, इटली में करने के बाद कहाँ जाएगा? अभी जर्मनी में जाएगा। और जर्मनी में जाकर क्या करेगा? जर्मनी में जर्मन राइन संघ का स्थापना करेगा। किसका स्थापना करेगा? जर्मन राइन संघ का स्थापना करेगा। देख, जर्मन राइन संघ का मतलब क्या होता है? जो जर्मनी था ना, वो पहले बहुत छोटा, देख ऐसे छोटा ढेर सा क्षेत्र में बटा हुआ था। ठीक है, कौन? जर्मनी। लगभग कितना? तो लगभग 300, कितना? एकदम टुकड़ा बटा हुआ था, अलग अलग। समझ गया? तो ये जब जाता है ना, कौन? नेपोलियन जब फ्रांस के बाहर जब जर्मनी में गया तो जाता तो क्या करता है कि एक में से 39 को क्या करता है? मिला लेता है। 39 को मिला करके एक राज्य का गठन कर देता है ना, एक संघ बनाता है। 39 को मिला के एक संघ बनाता है। उसी को नाम दे दिया कुछ जर्मन राइन। तो क्या को मिलाया था? 39 को मिला करके, 39 क्षेत्रों को मिला करके एक संघ बना दिया। उसी का नाम पड़ गया जर्मन राइन संघ। ये सब पहले छोटा राज्य में था, ठीक है ना। और मिला दिया, उसको मिलाने के बाद क्या हो गया? हाँ, जर्मन राइन संघ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या होगा? देख, आप समझना ध्यान से। तो इस तरीके से जब
नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस के जब बाहर आकर के इटली में या जर्मनी में जब इस तरीके से वो सबको अपने जैसा फ्रांस के जैसा ही करने लगा तो क्रांति का लहर धीरे धीरे फैल रहा था। तो अब क्या होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का हो जाएगा दुश्मनी। क्या हो जाएगा? मैंने देखता है तुम ज़्यादा अगर कुछ उछल कूद करने लगता है तो बहुत सा दुश्मन होने लगता है, होता ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट का भी क्या होने लगा? दुश्मनी होने लगा। और इसका दुश्मनी कौन होगा? तो 4 को बड़ा बड़ा देश इसका दुश्मन बन जाएगा। कौन कौन बन जाएगा? तो एक बन जाएगा इंग्लैंड, ठीक है, और एक हो जाएगा कौन हमारा, एक हो जाएगा हमारा रूस, और एक हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिया, और एक हो जाएगा प्रसा। ये 4 गो देश क्या होगा? 4 गो देश इसका दुश्मन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेपोलियन का दुश्मन इधर हट जाएगा, यहीं पर कर देता है। तो नेपोलियन का दुश्मन। अब हम देखेंगे कि नेपोलियन का दुश्मन आखिर कौन कौन था। तो हम नेपोलियन का क्या को दुश्मन पता है? 4 गो। हाँ, नेपोलियन का कितना दुश्मन? 4। पहला नंबर इंग्लैंड, पहला नंबर हाँ इंग्लैंड वाला था, दूसरा रूस, और तीसरा प्रसा, हाँ जर्मनी का एक हिस्सा था, और ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। देख, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर है। ऑस्ट्रेलिया क्या था? महाद्वीप था ना, ये देश की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया है। बात समझ आ रहा? ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, मिस्टेक होता है, एकदम छोटा सा पॉइंट है। तो ये 4 देश जो है ये किसका दुश्मन बन गया? आप क्यों दुश्मन बना, जरा इसको सुनो। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट तो सबको पता था पहले से कि 40 युद्ध जीत चुका है फ्रांस के बाहर में, तो काफ़ी अच्छा शक्तिशाली होगा, है ना। फ्रांस में आया, राजा को मार के भगा दिया, राजतंत्र को समाप्त कर दिया। इटली गया, इसका सुपरा साफ कर दिया। जर्मनी गया, इसको भी ख़त्म कर दिया। अब जब इतना कांड होने लगा ना, तो ये 4 इंग्लैंड वाला, रूस वाला, प्रसा वाला का टेंशन हो गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं यहाँ के बाद हमरे नंबर लगा दे इंग्लैंड में, तो हमरो ये लटका देगा, फिर हम लोग का भी राजतंत्र, हम लोग का भी सब ये छीन लेगा, पावर छीन लेगा। पर रूस वालों को भी खतरा होने लगा। तो ये 4 देश को क्या सताने लगा? डर सताने लगा। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। अब उसको टेंशन हो गया कि कहीं अगर ये आ गया तो छोड़ेगा नहीं हमने के। तो इस वजह से ये 4 क्या क्या मिल करके को मीटिंग कर करके कि ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है ना 4 मिल जाओ, हम लोग 4 मिल जाओ, और 4 मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध कर दो। क्या कर दो? युद्ध कर दो, उससे लड़ाई कर दो। और 4 मिलकर लड़ेंगे तो हमने 4 मिलकर ज़्यादा ताकतवर रहेंगे, ज़्यादा ताकतवर रहेंगे तो जीत जाएंगे, हार जाएंगे तो हार ही जाएंगे, लेकिन जीत जाएंगे तो हम लोग का राज सुरक्षित रहेगा, हम लोग का देश सुरक्षित रहेगा, हम लोग का हाथ से कोई राजगद्दी हम लोग को छीनने वाला नहीं है। ये सोच करके इससे हो जाता है इसका दुश्मनी। अब जब दुश्मनी होगा तब ध्यान से सुनना, अब जब दुश्मनी हुआ तो दुश्मनी होगा तो दुश्मन से लड़ने के लिए क्या चाहिए? सैनिक चाहिए, सिपाही चाहिए। और सिपाही कहाँ से आएगा? जनते से ना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? तो इसको होने लगा सिपाहियों की कमी। क्या होने लगा? सिपाही का कमी होने लगा। अब सिपाही का कमी होने लगा तो देखो यहाँ तक तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छा काम किया था कि नहीं किया था? देखो या इसको आज़ाद करा दिया, ये सब अच्छा काम किया कि नहीं किया? लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसको दुश्मनी ज़्यादा बढ़ गया, लड़ाई होने लगा, तो इसको सिपाही का जरूरत पड़ा, सेना का जरूरत पड़ा। तो ये क्या किया कि जनता को ज़बरदस्ती पकड़ के सेना में भर्ती करने लगा। क्या करने लगा? अब तोरा मन नहीं है, अब तुमको ज़बरदस्ती हम सेना में डालेंगे तो तू हमसे चिढ़ेगा नहीं। तो वहाँ के जनता में क्या होने लगा? जनता लोग नाराज़ हो गया। किससे? नेपोलियन से जनता लोग, जर्मनी का जनता लोग जो था, ये सब क्या हो गया? नाराज़ हो गया। ये दोनों का जनता नाराज़ हो गया कि हमको मन नहीं है, सिपाही में जल्दी ज़बरदस्ती कर रहा है हम लोग को। और दूसरी चीज़ क्या किया कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है, इसको यहाँ पे जब जनता लोग इससे नाराज़ होने लगा तो इसका आलोचना होने लगा। जैसे मान के चलो कि अगर भारत देश में प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके बारे में कोई आलोचना करेगा तो उनको तकलीफ होगा ना रे, उनको बुरा लगेगा ना। तो वैसे नेपोलियन बोनापार्ट का भी आलोचना होने लगा तो इसको दिक्कत होने लगा। तो ये क्या किया ना कि एक सेंसरशिप लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया? सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो पत्रकारिता होता है ना, जो प्रचार उचार दिखाता है, जो अखबार वाला होता है, वो प्रचार बैन कर दिया, बंद कर दिया। जैसे मोदी जी यहाँ बंद कर सकते हैं, कोई कुछ लिख देगा उल्टा पुल्टा तो मोदी जी कहेंगे तो खत्म कहानी, बंद करो अपना न्यूज़ चैनल, ऐसा नहीं ना होता है। तो वो क्या किया? सेंसरशिप लगा दे। सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप मेरे बारे में कुछ गलत नहीं लिख सकते हैं। तू कुछ लिखेगा तो हम पहले चेक करेंगे, हमारे बारे में सही लिखा है ना तो हाँ तभी पास होगा, ना तो नहीं। बात समझ में आ गया? वही होता है सेंसरशिप, यानी कि आप किसी का आलोचना नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके बारे में आप बड़ाई लिखिए, झूठ रहे चाहे सच रहे, लेकिन लिखो, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन तुम अगर उसके साथ गलत नहीं बोल सकता है, वैसे दिक्कत ना हो जाएगा और जनता भड़क जाएगा। तो सेंसरशिप क्या कर दिया? लागू कर दिया। तो जैसे ही सेंसरशिप लागू किया तो जनता को और गुस्सा बढ़ गया
कि ये इसे कहा लेके मना कर दिया। उसके बाद जब इस तरीके से गुस्सा बनने लगा तो नेपोलियन बोनापार्ट को सैनिक का बहुत ज़्यादा जरूरत था। अभी क्या किया, अभी खुद वहाँ का राजा अपने आप को राजा घोषित कर लिया। खुद क्या कर लिया, अपने आप को राजा घोषित कर लिया। ले ही गया था वहाँ का राजा को मार के भगा, भाई खुद राजा बन गया। और जैसे राजतंत्र वाला कैसे नियम पहले कानून होता था कि अब हम जो कहेंगे वही होगा, वही हिसाब किताब कौन लगाने लगा, नेपोलियन। कौन लगाने लगा, नेपोलियन। अब होगा युद्ध, क्या होगा, युद्ध होगा। अब देखो किसके किसके बीच होगा युद्ध, तो ये चारों देश इंग्लैंड, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, और किससे होगा, नेपोलियन बोना। ये चारों जो मिल करके लड़ेगा ना, तो इसी युद्ध को हम बोलेंगे बाटलरू का युद्ध। क्या होगा, बाटलरू का युद्ध, ठीक है। हाँ, उसको बोलते हैं बाटलरू का युद्ध। बाटलरू का है, हाँ, बाटलरू का युद्ध होगा। कैसा होगा, और ये कब होगा, तो ये लड़ा जाएगा 1815। 4 में तो बैठवे किया था और सब नियम कानून लाया था। 1815 में क्या हो जाएगा, बाटलरू का युद्ध हो जाएगा। और बाटलरू के युद्ध में बताओ कौन जीतेगा, नेपोलियन जीतेगा कि इंग्लैंड, इस चार जीतेगा, चारों। लेकिन जीत तो जाता यही नेपोलियन है, क्योंकि शक्तिशाली शासक था ना, लेकिन इसको जनता का साथ नहीं मिला। तो जनता का साथ नहीं मिला तो क्या हो गया, ये हार गया। क्या हो गया, तो बाटलरी के युद्ध में, बाटलरी के युद्ध में क्या हुआ, नेपोलियन का, हाँ, नेपोलियन का हार हुआ, है ना, नेपोलियन का हार, ठीक है। अब नेपोलियन का हार हुआ तो ये चारों देश मिल के क्या किया, नेपोलियन को पकड़ लिया, ठीक है। अब पकड़ के क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया, तो उसको भेज दिया सेंट हेलिना द्वीप पर। कहाँ भेज दिया, सेंट हेलिना एक द्वीप है, ठीक है ना। अब सेंट हेलिना द्वीप क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका जो है ना, जो महादेश है, महाद्वीप है, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है, दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक महासागर में उसको भेज दिया। वहाँ पर कोई रहता होता नहीं था, उसको भेज दिया, अकेले टक्कर टक्कर तक मर गया, टंग गया उधर, ठीक है। तो देख, तो यहाँ पर जब कहाँ भेजा उसको, तो यहाँ पर मृत्यु हो जाएगा किसका, नेपोलियन बोना। तो नेपोलियन बोनापार्ट कब मरेगा, 1821 में। कब मरेगा, 1821 में। इसको कहाँ भेज दिया था, सेंट हेलिना द्वीप पर। कहाँ भेजा था, सेंट, हाँ, हेलिना द्वीप। नाम है तो खतरनाक है। सेंट हेलिना द्वीप पर इसको भेज देता है। अब भेज दिया, उधरे कोई रहबा नहीं करता, उधरे मर जाता है ना। 15 में युद्ध किया और 6 साल के बाद टंग गया, ठीक है। 6 साल में टंग गया, कहानी उसका खत्म। अभी हो गया ना। अब इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे, ये तो जीत गया है, जीता कि नहीं जीता है। अब जीत गया तो जीतने के बाद क्या करेगा, चारों मिल करके बैठक करेगा। क्या करेगा, बैठक करेगा। बैठक करके फैसला करेगा कि अब बताओ अब क्या करना चाहिए फ्रांस के साथ, ये सब के साथ क्या करना चाहिए, जो जो क्षेत्र सब हार गया है उसको क्या होना चाहिए। तो ये सबका बैठक करेगा, बैठक करके कुछ फैसला लेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताते हैं, इसके बाद इसको छापिए। रोक दो, कौन हो गया। चलो तब तो क्या चीज़ पढ़ लिया, बताओ जरा। 1789 का फ्रांसीसी क्रांति देख लिया हम लोग, देख लिया ना। 1789 में जब फ्रांस का क्रांति हुआ था तो वहाँ का राजा कौन था, लुई सोलहमा था। लुई सोलहमा कैसा राजा था, निरंकुश राजा था, है ना। और वो किस वंश का था, बुर्बो वंश का था। और वो बड़ा ही निरंकुश था, वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशान करता था, जिससे लोग वहाँ पे क्या किया, त्रस्त करके क्या कर लिया, वहाँ के लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया। 1789 में क्रांति कर दिया, क्या कर दिया, और क्रांति खत्म हो गया। और क्रांति के बाद फिर फ्रांस जो था, फ्रांस का जनता जो था, कुछ क्रांतिकारी फ्रांस से बाहर निकला कि वहाँ पे भी हम लोग फ्रांस के जैसा व्यवस्था लाएंगे। तो ऐसा करने के चक्कर में फ्रांस खुद बर्बाद हो गया और फिर से वहाँ पर राजतंत्र आ गया, ठीक है। अब राजतंत्र जब वहाँ फिर से आ गया, उसके बाद फिर फ्रांस में कौन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट आता है। कब आता है, 1799 में आता है। और आने के बाद फिर फ्रांस जो राजा के चंगुल में फिर से बंद गया था, उसको फिर से राजा के चंगुल से छुड़ा देता है, यानी राजतंत्र को ख़त्म कर देता है और अपना एक कानून दे देता है, नेपोलियन संहिता, यानी नेपोलियन कोड जिसको बोले थे। और बहुत सारा कानून लाया, है ना, कि सबको समान अधिकार मिलेगा, कानून के समक्ष सब क्या है, समान है। आयात निर्यात पर जो टैक्स लग रहा था, जो शुल्क लग रहा था, फिर से उसको ख़त्म कर दिया, है ना। और संपत्ति का अधिकार दे दिया, योग्यता के आधार पर नियुक्ति कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया, ये सब कौन लाया, नेपोलियन। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट लाने के बाद क्या किया कि फिर जब वो बाहर निकला फ्रांस से, तो कहाँ कहाँ गया, इटली में गया। इटली में दो राज्य का स्थापना कर दिया, किसका, सेसल पाइन गणराज्य और एक और जो था
ट्रांसपीडियन गणराज्य, इसका स्थापना किया। और फिर जर्मनी में क्या किया, जर्मन राइन संघ का स्थापना किया। और इतना कुछ होने के बाद जो है जो इंग्लैंड था और जो रूस था और जो प्रसा था और जो ऑस्ट्रिया था, ये सब देख करके घबरा गया कि कहीं नेपोलियन हमारे पास भी ना आ जाए और हम लोगों को भी अपने राजगद्दी से हटा न दे। इस वजह से क्या करेगा, अब युद्ध होगा। क्या होगा, युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, बाटलरू का युद्ध हुआ। कब हुआ, 1815 में हुआ। पूछेगा बाटलरू का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो क्या बोलिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट और 4 देश इंग्लैंड, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके हुआ। उस बाटलरू के युद्ध में किसकी जीत हुई, तो चारों देश का जीत हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई। हारने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को कैदी बना करके कहाँ भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। और जहाँ पर 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। समझ में आ गया बात को, यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। अब क्या होगा कि जीतने के बाद वो चारों देश मिलेगा, क्या करेगा, हाँ 4 देश, कौन, 4 देश, तो 4 देश मिलेगा। और 4 देश कौन कौन है, तनी बताना हमको। कौन था, इंग्लैंड था, हाँ 4 देश था, इंग्लैंड था, दूसरा रूस था, तीसरा प्रसा था, चौथा ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अब ये चारों मिल के क्या करेगा, ये चारों मिल करके एक मीटिंग करेगा, एक बैठक करेगा। क्या करेगा, हाँ चारों मिल करके बैठक करेगा। बैठक क्या करेगा, बैठक में यही कहेगा कि युद्ध समाप्त हो ही गया, हम लोग जीत भी गए हैं, अब कैसे कैसे क्या करना चाहिए, इसके लिए सभी मिल करके बैठक करेंगे चारों देश। और बैठक जो होगा वो बैठक कहाँ होगा, तो वो बैठक होगा ऑस्ट्रिया के राजधानी, ऑस्ट्रिया के राजधानी है, कहाँ है बताओ, वियना। कहाँ है रे, तो वियना क्या है, हाँ वियना राज्य नहीं है, वियना राजधानी है। क्या है, किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, किसकी, हाँ ये ऑस्ट्रिया की क्या है, हाँ वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वियना में सम्मेलन होगा ना, जो बैठक मिलके कर रहा है चारों देश, तो बैठक में क्या होगा, जो सब बैठक मिलके करेगा, वियना में कर रहा है, तो उसका कैसा नाम देंगे, वियना सम्मेलन। क्या नाम देंगे, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन। समझ में आ गया। और ये जो वियना सम्मेलन हो रहा है कब हो रहा है, तो युद्ध कब हुआ, 1815 में, तो 1815 में सम्मेलन भी हो रहा है, 1815 में सम्मेलन भी हो रहा है। अब जब सम्मेलन हो रहा है वियना में, तो इसका कोई तो अध्यक्षता रहेगा ना रे, कोई तो इसको अध्यक्षता करने वाला रहेगा। तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो हो कहाँ रहा है, वियना में हो रहा है। और वियना में वियना सम्मेलन हो रहा है, तो वियना का जो वहाँ का राजा होगा, जो चांसलर होगा, वही ना करेगा अध्यक्षता। तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा, जल्दी बता, इसका अध्यक्षता तो इसका अध्यक्षता करेगा मेटरनिक। कौन करेगा, मेटरनिक कौन था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था रे, चांसलर यानी कि राजा, चांसलर यानी कि वहाँ का राजा कौन था, मेटरनिक था। तो मेटरनिक ना करेगा। तो ये सब क्या होता है, बैठक होता है। क्या होता है, चारों देश मिलता है, चारों देश इंग्लैंड, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया बाटलरी युद्ध के बाद, और मिल के बैठक करता है। बैठक कहाँ करता है, पूछेगा कि बताइए, पूछेगा आपसे कि वियना सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी में हुआ। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी में कहाँ हुआ, तो वियना में हुआ। बात समझ में आ रहा है। कौन कौन किया, तो 4 देश मिल के किया। कौन कौन देश है, इंग्लैंड है, रूस है, प्रसा है और ऑस्ट्रिया है। और पूछेगा वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में हुआ। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, मेटरनिक ने किया। बता दीजिएगा, इससे सवाल इतना ज़्यादा बनेगा, इतना ही बनेगा, तो सब बता देना। अब जब ये फैसला हो गया, जब सम्मेलन हो गया, बैठक हो गया, तो बैठक में कुछ तो कुछ हल निकला होगा ना रे, बात होता है तो कुछ तो हल निकलता है ना। तो इसका कुछ परिणाम निकलेगा। क्या निकलेगा, तो आप देखेंगे कि वियना सम्मेलन का परिणाम, क्या देखेंगे, वियना, हाँ वियना सम्मेलन का परिणाम क्या होगा, परिणाम। अब हम देखेंगे कि वियना सम्मेलन का आखिर क्या क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो देखो वियना सम्मेलन का परिणाम में क्या क्या, जो पहला परिणाम निकल के ये लोग आया है, ये लोग फैसला क्या लिया, देख इन लोगों ने कहा कि जितना भी राजा जो युद्ध में अपना क्षेत्र खो चुका है, जो युद्ध में अपना क्षेत्र खो चुका है, ये जो हार गया है, उसको अपना क्षेत्र फिर से वापस कर दो, उसको अपना क्षेत्र फिर से वापस कर दो। तो वियना सम्मेलन में ये बात का फैसला हुआ। तो पहला बात क्या लगा कि सभी राजा को अपना अपना क्षेत्र लौटा दिया जाए, सभी राजा को अपना अपना क्षेत्र। तो क्या करेगा, सबसे पहले सभी जितना भी राजा सबका अपना क्षेत्र लौटाएगा। तो सभी राजाओं को
राजाओं को अपना क्षेत्र लौटा दिया। क्या कर दिया रे? लौटा दिया। जैसे देख, नेपोलियन से युद्ध किया होगा तो बहुत से लोगों को तो हराया था ना, तो उसका क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने के बाद यही सम्मेलन में कहा कि जो कब्जा कर लिया ना, सब उसको वापस कर दो, कि जाओ तो फिर से जाकर अपना राज करो। ठीक है, तो उसका अपना क्षेत्र क्या कर दिया, सबको वापस कर दिया ना। अब बताते हैं कि वापस कर दिया। उसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट था तो वहाँ पे उसके पहले किसका संस्था थी? फ्रांस में किसका राज था? बुर्बो वंश का था। ठीक है, तो बुर्बो वंश का था, उसको समाप्त कर दिया था, राजतंत्र खत्म कर दिया था। तो ये लोग बोला कि फ्रांस में कौन शासन करेगा? तो कहा कि फ्रांस में जो पहले से जो वंश चल रहा था ना, उसी वंश को फिर से दे दिया जाए। तो फ्रांस से पहले कौन था? लुई सोलामा था ना रे। कौन था? लुई सोलामा था। तो लुई सोलामा था। तो अब जो है 1815 में कौन आएगा? तो बुर्बो वंश का ही रहेगा, लेकिन रहेगा लुई 18वां। कौन रहेगा? लुई 18वां। तो फ्रांस को पुनः वापस कर देता है। ठीक है, फ्रांस को पुनः है ना, फ्रांस को पुनः क्या कर दिया? लौटा देगा। क्या करेगा? किसको लौटाएगा? बुर्बो वंश को लौटाएगा। ठीक है ना, तो फ्रांस को पुनः बुर्बो वंश। तो बुर्बो वंश में शासक यहाँ इस समय कौन था? लुई नहीं, लुई 18वां था। कौन था? 16वां तो मर गया, तो फांसी पर टांग ही दिया था, 89 में उसको टांग दिया। उसके बाद 17 आया होगा, उसके बाद 18 आया होगा। तो इस समय जब इस सम्मेलन हो रहा था तो कौन था? लुई 18वां था। कौन था? लुई 18वां था। तो इसको क्या कर दिया? को सौंप दिया। क्या कर दिया? इसको फ्रांस फिर से क्या कर दिया? सौंप दिया। कहा कि जाओ तुम संभालो। समझ गया? सौंप दिया। यहाँ तो समझ में आ गया है। अब क्या होगा देख, अब जो है ये लोग एक और फैसला कुछ किया। ये लोग फैसला किया कि देखो ये फ्रांस है, क्या है, अब फ्रांस के अगल बगल में बड़े बड़े देश था। तो ई बोला कोची कि जो फ्रांस है ना, ये फ्रांस में जब जब क्रांति होता है ना, तो ये बार बार निकले की कोशिश करता है, इन्हें से उन्हें जाए लगता है, और जा करके सगरों क्रांति फैला देता है। तो ये कहा ना कि ऐसा काम करो कि अगर बीच में कुछ छोटा छोटा राज्य बना दो, राज्य बना दो, कि जिससे ये कभी अगर यहाँ पर क्रांति होवे करे, फ्रांस में अगर कभी क्रांति हो भी, तो ये जैसे ही निकलना चाहे तो ये रोक ले कि कहाँ जाती है, तो हमारे एरिया हो, तो इन्हें कैसे आगे ले मना हो जाएगा ना इस चीज़ को। जैसे कि तू लोग बैठा हुआ अंदर, तू लोग चारों पट्टी आदमी छेकवा देंगे चारों पट्टी से, तो इन्हें बाहर निकल जाएगा? निकलेगा नहीं ना। तो वैसे ही दिमाग लगाया कि बार बार जब होता है ये सब जाकर सगरों जाकर क्रांति फैला देता है, तो नुकसान हमनी को होता है। तो ऐसा काम करो कि अगर बीचे बीचे में छोटा छोटा राज्य बना दो, और सगरों अपने आदमी खाली रहेगा। ठीक है, सगरों अपना आदमी रहेगा, और अपना आदमी रहेगा तो ये जेबे नहीं करेगा, कहीं पर नहीं ना जाने देगा। तो क्या किया ये सबसे पहले क्या किया कि फ्रांस के आगे रोकने के लिए, फ्रांस को आगे बढ़ता था ना, तो आगे रोकने के लिए, फ्रांस को आगे रोकने के लिए उसके आसपास बहुत सारा क्या करेगा? क्षेत्र का निर्माण करेगा। क्या करेगा? क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर लिख कि फ्रांस को आगे, है ना, आगे रोकने के लिए, फ्रांस को आगे रोकने के लिए, फ्रांस को आगे रोकने के लिए, फ्रांस को आगे रोकने के लिए क्या करेगा? फ्रांस को आगे रोकने के लिए उसके आसपास, है ना, क्या कर रहा था? इसके आसपास में बनाया था कि नहीं बना था? छोटा छोटा क्षेत्र बना दिया था। तो उसके आसपास क्या करेगा? क्षेत्र का निर्माण करेगा। क्या करेगा? क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो उसके आसपास बहुत सारे क्षेत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। अच्छा, निर्माण क्यों करता है? निर्माण इसलिए करता है ताकि वो आगे वहां से फ्रांस वाला जो है फिर से वापस नहीं जा सके, ठीक है ना? ये समझ में आ गया? अब देख क्या होगा। अब इतना काम तो हो चुका है, ना। अब इतना काम करने के बाद क्या करेगा कि फ्रांस में फिर से किसका शासन आ गया? जल्दी बताओ। फिर से आ गया जो राजतंत्र, क्योंकि देख फिर से वापस कर दिया। लेकिन अब अभी कोई भी राजा आता है तो ज़्यादातर बदमाश सब रहता है। कैसा रहता है? ज़्यादातर बदमाश राजा रहता है। लेकिन फ्रांस में फिर दोबारा किसको मिला? लुई 18वां को मिला। लेकिन लुई 18वां जो था वो थोड़ा सा अच्छा शासक था। सब बदमाश रहता है, कुछ राजा थोड़ा ठीक भी रहता है। तो लुई 18वां थोड़ा ठीक था। क्या था? लुई 18वां थोड़ा अच्छा शासक था। तो चल अब यहाँ देखेंगे फ्रांस के बारे में कि फ्रांस में बताओ, वियना सम्मेलन के बाद फिर से फ्रांस में किसका शासक आ गया? तो फिर से बुर्बो वंश का आ गया, यानी लुई 18वां का आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ से देखना है लुई 18वां, लुई, है ना। आई कैसा शासक था? तो ये थोड़ा अच्छा शासक था। अच्छा, इसका वंश अगर देखें तो कैसा था? बुर्बो वंश का था। ठीक है ना,
और ये कैसा शासक था? हाँ, थोड़ा अच्छा शासक था। ये कैसा शासक था? ये अच्छा शासक था, है ना, अच्छा शासक था। अब इसके बाद ध्यान देना, अब इसके बाद ये मर जाएगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? तो इसके बाद कोई तो आएगा ना, इसके बाद आएगा चार्ल्स दसम। कौन आएगा? हाँ, लुई 18वां के बाद आएगा चार्ल्स दसम। कौन आएगा? चार्ल्स दसम। ये चार्ल्स दसम जो था ना, ये चार्ल्स दसम ये खच्चर था, ये बदमाश था। कैसा था? बदमाश था। तो ये जैसे ही आएगा तो फिर से क्या करेगा? अमीर लोगों को खूब बढ़ावा देगा, पादरी लोगों को खूब सपोर्ट करेगा, खूब ऊंचा उठाएगा, और जनता लोग को क्या करेगा? ये परेशान करेगा। तो जनता लोग को परेशान कर, तो जनता इससे फिर परेशान हो जाएगा। क्या होगा? जनता इससे फिर परेशान हो जाएगा। तो 1830 में 1800 फिर से क्रांति होगा। 1830 में फिर से क्या होगा? फिर क्रांति हो गया। क्या हो गया? 1830 में चल रहा है ना, 1830 में फिर से क्या हो गया? क्रांति हो गया। और जनता वहां का क्या करेगा? इससे परेशान होकर फिर से विद्रोह कर देगा। अब विद्रोह करेगा तो 1830 में क्रांति हो जाएगा। और जब क्रांति होगा ना, तो चार्ल्स दसम को पता क्या करना पड़ेगा? अपना गद्दी छोड़कर भागना पड़ेगा। कहाँ भागेगा? इंग्लैंड। जैसे हंगामा होगा ना, तो ये फरार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरार। कहाँ हो जाएगा? इंग्लैंड। तो यहाँ पे चार्ल्स दसम क्या करेगा? अपना गद्दी छोड़ के, हाँ, तो जैसे, हाँ, गद्दी क्रांति के बाद गद्दी छोड़कर क्या करेगा? ये गद्दी छोड़कर कहाँ भाग जाएगा? इंग्लैंड। हाँ, गद्दी छोड़ के इंग्लैंड भाग जाता है। कौन? बताओ, गद्दी छोड़ के इंग्लैंड कौन भाग जाता है? हाँ, फ्रांस भाग जाता। फ्रांस भागता है, हमरो से बोलवा दिया गया था। चार्ल्स दसम ना रे, चार्ल्स दसम भाग जाता, ठीक है ना। तो फ्रांस में तो यहाँ पर जब ये वियना सम्मेलन हुआ, तो वियना सम्मेलन में तो लुई 18वां को तो शासक बना ही दिया वहाँ का। फिर से तो बुरो वंश का शासक वहाँ पे आ ही गया। लेकिन जब ये मरा तो इसके मरने के बाद कोई तो आएगा ना, तो आएगा कौन? चार्ल्स दसम आएगा। और ये थोड़ा लुई 18वां थोड़ा अच्छा था, लेकिन चार्ल्स दसम अच्छा नहीं था, ये बदमाश था, निरंकुश था। तो ये आएगा तो फिर से परेशान करेगा जनता लोग को। तो जनता फिर से परेशान होगा, तो जनता फिर से विद्रोह करेगा, फिर से क्रांति लाएगा। तो 1830 में फिर से क्रांति आया, ठीक है। तो 1830 में फिर से क्रांति आया। तो क्रांति में क्या होगा? चार्ल्स दसम को सब रखे देगा। तो रखे देगा तो ये गद्दी छोड़ के कहाँ भाग जाएगा? इंग्लैंड भाग जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यहाँ के बाद यहाँ तक समझ में आ गया है। तो जगह भी नहीं है, लिखेगा कहाँ हो? हैं? कहाँ लिखाएगा? नहीं हटेगा, रोक दो, समझाते हो गया है, समझाना थोड़ा। देखो, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? कैसे कैसे वियना सम्मेलन हुआ, वियना सम्मेलन में क्या क्या फैसला लिया गया। उसके बाद फिर फ्रांस में कौन आ गया? लुई 18वां आया। लुई 18वां के बाद कौन आया? चार्ल्स दसम आया। चार्ल्स दसम भी निरंकुश था, तो इसको भी जनता क्या किया? 1830 में क्रांति करके इसको भी भगा दिया। ये कहाँ भाग गया? अपना गद्दी छोड़ के इंग्लैंड चला गया। उसके बाद फिर फ्रांस का बागडोर, फ्रांस का शासन किसके हाथ में आ गया? फिर से जनता के हाथ में आ गया। आया कि नहीं आया? तब जनता के हाथ में आ गया ना। तो अब हम देखें कि फ्रांस में अब कौन आता है। यहाँ पे ध्यान से पहले एक चीज़ और समझो। पहले यहाँ पर एक चीज़ अब बता देते हैं, रुको, निकल गया दिमाग से। यहाँ देख, मेटरनी के बारे में समझ थोड़ा। यहाँ पर जो आप घटना देखे हैं, ये जो इतना घटना हो रहा था, बार बार जो क्रांति हो रहा था, और क्रांति हो रहा था यहाँ पे फ्रांस में क्रांति होता था और दूसरे जगह पे फैल जाता था, बगल के सारे देश में फैल जाता था। ये सारा घटना कौन देख रहा था? मेटरनिक बैठे बैठे सब देख रहा था। ये जान रहा था कि 1789 में क्रांति हुआ फ्रांस में, तब पूरा देश में फैल गया। फैला कि नहीं पड़ा? उसके बाद 1789 के बाद क्या हुआ? 1789 के बाद 1799 में कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट आया था। तो उस समय भी पूरा फ्रांस में, है ना, राजतंत्र को समाप्त कर दिया, और आसपास के जितना भी एरिया था वहाँ पे भी क्रांति फैल गया। उसके बाद 1815 में क्या हुआ था? उसके बाद 1815 में बाटलटों का युद्ध हो गया था। उसके बाद फिर 1830 में चार्ल्स दसम के साथ भी हुआ। चार्ल्स दसम के साथ भी हुआ तो यहाँ पे भी देखा कि यार जब जब जो है फ्रांस में क्रांति फैल रहा है, तो आसपास के सभी एरिया में क्या हो जा रहा है? फैल जा रहा है। तो मेटरनिक एक कथन देता है। मेटरनिक एक कथन देता है। मेटरनिक का कथन क्या था? सुनो, मेटरनिक कहता है, मेटरनिक कहेगा कुछ कि जब जब फ्रांस को सर्दी जुकाम होता है, ठीक है ना, या जब जब फ्रांस छींकता है, जब जब फ्रांस छींकता है, तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ मेटरनिक का कथन देखेंगे। मेटरनिक का कथन,
मेटरनिक का कथन। ये क्या बोलता है कि जब जब फ्रांस छींकता है, जब जब फ्रांस, छींकना का मतलब क्या होता है? छींकना का मतलब छींक नहीं होता है, ये नहीं कि सर्दी छींक दे वाला छींक नहीं। कहने का मतलब कि जब जब फ्रांस छींकता है, यानी कि जब जब, छींक में क्रांति, छींक मीन्स क्रांति, यानी जब जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो पूरा यूरोप में क्रांति फैल गया। बात समझ में आ रहा है? तो वही इस सारा देख रहा था कि 1789 में हुआ, उसके बाद 1799 में हुआ, फिर 1830 में हुआ, तो आगे भी हो ही सकता है। तो ये वो कथन दे दिया कि जब जब फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। वही बोलता है कि जब जब, इसका कथन था जब जब, जब जब फ्रांस छींकता है, जब जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को, पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। समझ में आ गया ना? सर्दी जुकाम का मतलब, सर्दी जुकाम बोला नहीं, मतलब पूरा में क्रांति फैल जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ये पूछता भी है कभी कभी एग्जाम में कि किसने कहा था कि जब जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। तो आपको याद रखना है। अब चलिए, तो समझ में आ गया है। अब देख, चार्ल्स दसम यहाँ से फरार हो गया है ना, चार्ल्स दसम भाग गया फ्रांस से, तब फ्रांस में कोई तो बैठेगा। तो कौन बैठेगा? तो फ्रांस में अब जनता क्या करेगा? अपना मर्जी से बैठाएगा किसी को, ठीक है ना, अपना मर्जी से। तो चार्ल्स दसम के बाद, चार्ल्स दसम के स्थान पे, यानी चार्ल्स दसम तो भाग गया, तो भाया को बैठेगा ना, तो चार्ल्स दसम के स्थान पर, चार्ल्स दसम के स्थान पर, तो चार्ल्स दसम के स्थान पर किसको बैठाएगा? तो लुई फिलिप को बैठाएगा। किसको बैठाएगा? लुई फिलिप को बैठाएगा। लुई फिलिप। और ये अपना मन से बैठेगा? ये अपना मन से नहीं बैठेगा, इसको फ्रांस का जनता बैठाएगा। कौन बैठाएगा? फ्रांस के जनता, और अपनी मर्जी से बैठाएगा। समझ में आ रहा है कि हाँ हम आपको बैठा रहे हैं, आप बैठिए, आप अपना बागडोर संभालिए। उसके बाद जो है अब फ्रांस में किसका शासन आ गया? लुई फिलिप का शासन आ गया। इसको किसने बैठाया? तो फ्रांस की जनता ने अपनी मर्जी से बैठाया। अब लुई फिलिप वहाँ पे आराम से शासन कर रहा है, क्योंकि इसको जनता बैठे भी किया है, जनता सपोर्ट भी कर रहा है। तो लुई फिलिप जो है वहाँ बहुत अच्छा से क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। शासन करते करते आता है 1848, और 1848 में फिर से एगो क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से क्रांति हो जाएगा। अब वो क्रांति किस लिए होगा वो बताते हैं। तो क्या बोले हम कि 1848 अब हो जाएगा फ्रांस में 1848 की क्रांति, क्योंकि फ्रांस के बारे में ही पढ़ा है ना, ठीक है। तो 1848 की, 1848 की क्रांति, ठीक है ना। तो 1848 की क्रांति में क्या क्या होगा देखो, ध्यान से सुनना है। तो 1848 की क्रांति में ये होगा कि पहले तो जब लुई फिलिप बैठा था तो उस समय तो आराम से ही शासन कर रहा था कि नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही 1848 आते आते तक वहाँ पे क्रांति होता। तब क्रांति क्यों हो गया, उसका आखिर क्या कारण था कि जनता खुद बैठाया फिर क्रांति कर दिया उसके खिलाफ, लुई के खिलाफ फिर से क्रांति कर दिया, खुद बैठाया फिर क्रांति कर दिया, तो कुछ तो कारण रहा होगा। तो उसका कारण यही हो गया था कि वहाँ पर जो हो गया था ना, बैठा था कौन 1830 में चार्ल्स दसम भागा था कि नहीं भागा था? तो 1830 में भागा ना, तो 1830 के बाद ही इसको बैठाया अपना मर्जी से। कौन बैठाया? फ्रांस के जनता लोग बैठाया, ठीक है ना। हाँ, तो क्या हुआ ना कि उसी समय 1848 के समय में ही क्या हुआ था, वहाँ पे फ्रांस में एक औद्योगिक क्रांति हुआ था। क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति हुआ था। और वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से फ्रांस में अचानक से एक जनसंख्या बढ़ गया। क्या बढ़ गया? अचानक से क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ गया। अब देख बता रहे हैं कि आखिर 1848 की जो क्रांति हुआ इसका क्या कारण था। जो लुई फिलिप के विरोध में जो जनता वहाँ का फिर से क्रांति छेड़ दिया, फ्रांस का जनता, आखिर इसका मेन कारण क्या था, आखिर क्या जरूरत था 1848 की क्रांति का? तो उसी के कारण बता रहे हैं। क्या बोले, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुआ था और अचानक से जनसंख्या एकदम बढ़ने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगा। तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में क्या हो गया, वृद्धि हुआ। अब ध्यान से सुनना, जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि गरीबी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जनसंख्या में जैसे वृद्धि हुआ तो क्या हो गया, वहाँ गरीबी बढ़ लगा। जैसे मान के चल कि परिवार में 4 आदमी है, कमाने वाला घर में आदमी 500 रुपया, खर्च है उसका 300 रुपया, तो 200 बचा रहा ना। लेकिन उसी घर में अगर 8 आदमी हो जाएगा, कमाने वाला वही 500 और खर्च बढ़ गया, 300 से 600 हो गया। तो देख हम 500 कमा रहे हैं, 600 डेली खर्च कर रहे हैं, तो गरीब बनेगा नहीं बनेगा? तो जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो जाहिर सी बात है कि गरीबी बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और जब गरीबी बढ़ेगा तो भुखमरी बढ़ेगा। जब पैसा नहीं है तो खाएंगे कहाँ से? तो क्या होगा, भुखमरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो गरीबी, भूखमरी, बात समझ आ रहा है? और जब भूखमरी होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी होगा, मतलब मेरे पास काम नहीं है। बात समझ आ रहा है? तो बेरोजगारी भी हो रहा है।
बेरोजगारी भी बढ़ा, और बेरोजगारी बढ़ा तो महंगाई भी तो बढ़ेगा। पैकेट में पैसा नहीं है तो हम 1 रुपये का सामान खरीदने के लिए भी सोचेंगे, तो क्या हो गया, साथ में महंगाई भी बढ़ा। हाँ, ये सब क्या हो गया, ये सब फ्रांस में देखने को मिल रहा था। बात समझ आ रहा है, जिसके वजह से वहाँ ये सब चीज़ को, ये जो जनसंख्या में वृद्धि, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बेचारा लुई फिलिप इसको संभाल नहीं पाया। लुई फिलिप इसको संभाल नहीं पा रहा था, इसे संभला नहीं रहा था कि कैसे इसको हम मेंटेनेंस करें। तो जब मेंटेन नहीं कर रहा था तो जनता ये ना कहेगा कि हम तो राजा काहे बनाए थे, यहाँ थोड़ा सा कुछ नहीं हो रहा काम, तो कुछ नहीं कर रहा, तो निकम्मा है। तो ये वजह से खिसिया के सब जनता में आक्रोश भर गया, किसके प्रति, लुई फिलिप के प्रति, और फिर से क्या किया, विरोध कर दिया, और विरोध में फिर से क्रांति छिड़ गया। तो उसी को बोल दिया 1848 की क्रांति। तो ये बात समझ में आ गया। तो जब 1848 की क्रांति हुआ तो फिर से ही लुई फिलिप को सुपड़ा साफ करेगा, और इसका असर जो है ना धीरे धीरे कहाँ फैल गया, इसका असर धीरे धीरे आगे तक फैलता गया। कहाँ तक फैलता चल गया, ये जो क्रांति था हमारा, ये क्रांति धीरे धीरे मेटरनिक, जो कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, बात समझ रहा है, ये क्रांति इतना फैल गया कि ऑस्ट्रिया तक चला गया, और अंतिम में इसको भी भागना पड़ता है, ये भी भाग जाता है कि क्रांति वहाँ भी फैल गया ना। चूँकि हम पहले ही बोले थे, ये खुद इसको पता था कि जब फ्रांस छीकेगा तो पूरा यूरोप में फैलेगा, और उसको इसी बात का डर था। अब वो काम हुआ, यहाँ फिर से क्रांति फैला, भुखमरी हुआ, तो यहाँ पर जो मेटरनिक को अंतिम में क्या करना पड़ गया, यहाँ से ऑस्ट्रिया से इसको भी भागना पड़ गया। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रांस का इतिहास। ठीक है ना, फ्रांस में कैसे कैसे क्रांति हुआ इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जब यहाँ पे फिर से क्रांति हुआ तो क्रांति होगा तो कुछ तो प्रभाव निकलेगा, प्रभाव निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये अब देखेंगे हम कि 1848 की क्रांति का प्रभाव क्या देखेंगे, तो हम प्रभाव देखेंगे। तो प्रभाव में हाँ, पर जैसे फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुआ था तब प्रभाव निकला था ना रे, संविधान बनाया था अपना, बनाया था कि नहीं बनाया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 1847 में फिर से क्रांति हुआ तो इसका भी कुछ प्रभाव निकलेगा। तो प्रभाव क्या निकलेगा, तो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या था, हम मेन मुद्दा की बात करेंगे। तो यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। तो ये क्या करेगा, प्रभाव में ये नहीं कहेगा कि हमको जो भी आएगा तो उसको बोलेगा हमको रोजगार दो, क्या दो, जिस किसी को बैठाएगा गद्दी पे द्वारा तो डिमांड यही ना करेगा हमको रोजगार चाहिए, क्या चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला जो प्रभाव रहेगा काम करने का, क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि रोजगार की गारंटी, जो भी आएगा तो बोलेगा हमको रोजगार की गारंटी चाहिए, एकदम गारंटी दीजिए कि हाँ रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो रोजगार की गारंटी, रोजगार की गारंटी। और देख, ये तो रोजगार मिलेगा, तो रोजगार कैसे मिलेगा, तो कर वहाँ पे कुछ फैक्ट्री वगैरह लगाइएगा तब ना जी, तो आदमी यहाँ कैसे काम करेगा। तो नए नए कर कारखानों का क्या करेगा, वो नए नए कर कारखाना लगवाएगा, विकसित करवाना, ये सब प्रभाव था। तो नए नए, हाँ, नए नए कर कारखाना है ना, नए नए क्या करेगा, कर कारखाना लगाएगा। ठीक है, नए नए कर कारखाना लगाएगा। यही था फ्रांस का इतिहास जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इटली के बारे में, जर्मनी में एकीकरण कैसे हुआ, फिर इटली में एकीकरण कैसे हुआ, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा सा हम एक नज़र खाली देख लेते हैं, यहाँ पर एक नज़र थोड़ा सा देख लेना है कि फ्रांस में शुरू से कैसे कैसे हो गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले फ्रांस का क्रांति बता कौची हुआ था। 1789 हाँ, 1789 की क्रांति सबसे पहले हुआ कि नहीं हुआ, फ्रांस 1789 की क्रांति, 1789 की क्रांति हुआ था। 1789 क्रांति के बाद जो फ्रांस का जो जनता था अपना एक संविधान बनाया, अपना एक संविधान लिखा, जैसे हम लोग का भारत का संविधान होता है। उसके बाद यहाँ पर कौन आया था, नेपोलियन आया था। नेपोलियन कब आया था, 1799 में आया था। तो नेपोलियन आता है 1700, हाँ, तो नेपोलियन आता है, कौन आता है, इसका शासन कब से कब तक, 1799 में तय करता है, 99 में आता है, 1815 तक रहता है। यानी कि 1815 में जब बाटलेरो का युद्ध हुआ था तो 99 में आ गया, राजतंत्र को समाप्त कर दिया फ्रांस में। और 1799 के बाद 1815 आते आते एक बाटलेरो का युद्ध हो जाता है, और इस युद्ध में नेपोलियन क्या हो जाता है, हार जाता है, और चारों देश इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया क्या करता है, जीत जाता है। और जीतने के बाद क्या करता है, एक सम्मेलन करता है, एक बैठक करता है। तो कौन सा सम्मेलन था वो, वियना सम्मेलन, हाँ, वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन हुआ कि नहीं हुआ, तो वियना सम्मेलन हुआ, कब हुआ, 1815, हाँ, कब हुआ था रे, 1815 में। अब वियना सम्मेलन के बाद फिर क्या किया था, फ्रांस का जो शासक था उसको फिर किसको बना दिया,
लुई 18वां को दिया, यानी बुर्बो वंश को फिर से दे दिया, तो लुई 18वां को दिया। और लुई 18वां के बाद अच्छा शासक था वो। उसके बाद कौन आया था? चार्ल्स दसम आया था। तो चार्ल्स दसम आया था कब? तो चार्ल्स दसम आया था तो वो तो निरंकुश था, वो भी परेशान किया जनता को। तो फिर से क्रांति हुआ, तो 1830 में हुआ। तो 1830 की क्रांति याद रहेगा? हाँ, तो 1830 की क्रांति फिर होता है। आई किसके लिए होता है? चार्ल्स दसम था ना इस समय। हाँ, जब 1830 की क्रांति हो रहा था तो कौन था वहाँ पर? चार्ल्स दसम। और चार्ल्स दसम के बाद फिर वो क्रांति होता है कब? अभी तो बताया 1800। इस समय वहाँ का राजा कौन था? जब यहाँ पर क्रांति होता तो राजा कौन था रे? हाँ, तो लुई फिलिप, लुई फिलिप, ठीक है ना, लुई फिलिप। यही इतना था जो हम लोग, इतना बात था जो पूरा हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो फ्रांस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज नहीं हो पाएगा, कितना टाइम हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट कल हम लोग कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है ना। जो बचा कुछ पार्ट्स है पार्ट 2 में ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए। हो चुका है, सुन लिया ना, लगा दो, ओके कर दो। और आप लोग इसको छापिए बढ़िया से।